हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की बात करूंगा, जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ओवरऑल पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? इसका पिट्यूटरी के पास कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा टीएसएच टीआरएच थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच रिलीज होता है और वो थायराइड पे आके T3 और T4 का सिंथेसिस करता है। थायराइड ग्लैंड आपके नेक पोर्शंस में, नेक के लेटरल साइड्स में और अपोजिट साइड इसके C5, C6, C7 और T1 वर्टिब्रा तक के सामने होती है। दो लोब्स होते हैं, बाइलोब होते हैं। ये बाइलोब जुड़ा होता है, इस्थमस से जुड़ा होता है दोस्तों। तो थायराइड ग्लैंड अगर लोकेशन देखें तो देखो, इसके पीछे ट्रेकिया है, इसके पीछे इसोफेगस है, लेरिंग्स का कार्टिलेज है, ठीक है ना। तो ये आपके थायराइड ग्लैंड की लोकेशंस है। अगर इस थायराइड ग्लैंड का आप कट सेक्शन लिखे हैं, तो अगर आप हिस्टोलॉजी की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो दोस्तों थायराइड ग्लैंड के अंदर आपकी दो तरह की सेल्स मेनली प्रेजेंट होती हैं। एक क्यूबोइडल एपिथेलियल सिकेटरी नेचर्स की होती है, एक पैराफोलिकुलर सीड सेल्स होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्यूब शेप के अंदर, ये क्यूब शेप के अंदर क्यूबोइडल सेल्स होती है। ये 2D डायग्राम है, 3D में पूरी गोल्स होती हैं। ये दोस्तों नेचर में क्या होती है कि जब इसको फंक्शनिंग होती है तो ये क्यूबोइडल कोलुमिनार शेप में चेंज हो जाती है दोस्तों। तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा ही क्या होता है कि दोस्तों आपके T3 T4 का सिंथेसिस होता है। होता कैसे दोस्तों? पहले तो आपको हिस्टोलॉजी में दो तरह की सेल्स मिल गई आपको। क्यूबोइडल, जिसे आप फोलिकुलर सेल्स भी कर सकते हैं, एक पैराफोलिकुलर सेल्स होती है जो कि C सेल्स होती है। इसमें इसका काम है कैल्सिटोनिन सिक्रेट करना, जो कि एक अलग फंक्शंस है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड की अगर फंक्शंस की अगर कंट्रोल की बात करें तो इसमें केवल फोलिकुलर सेल्स ही पिट्यूटरी कंट्रोल में है। ये C सेल्स इसके पिट्यूटरी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इससे जो सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन और इसके जो पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन, ये दोनों मिलकर कैल्शियम के रेगुलेशन पे चलते हैं। अब फोलिकुलर से T3 और T4 कैसे बनता है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड में जो ब्लड सप्लाई होती है, तो आपका जो आप आयोडीन इंटेक करते हो, वो शरीर का 99% आयोडीन केवल थायराइड ग्लैंड के ही एब्जॉर्ब करती है और कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये जब जैसे ब्लड सप्लाई होती है तो आयोडीन इसके अंदर आ जाता है। तो इस फोलिकुलर सेल्स के अंदर क्या होता है कि दोस्तों इसके बीच के ल्यूमेन में कोलोइड सिक्रेट होता है, इन्हीं सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो इस कोलोइड के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों एक मेजर प्रोटीन होता है थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो इसकी प्रीकर्सर जो होता है थायरोसिन होता है। ये थायरोसिन क्या होता है कि एक लंबी एमिनो एसिड की चेन होती है, जो कि आपका क्या बनाती है, एक थायरोग्लोबिन बनाती है। अब आयोडीन जो होते हैं वो फोलिकुलर सेल्स के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है और इसके बीच में क्या कर लिया जाता है, ये थायरोस, फिर इसके बीच कोलोइड इसके ल्यूमेन में सिक्रेट कर दिया जाता है। तो इसमें जो प्रेजेंट थायरोसिन होता है, कौन सा दोस्तों? थायरोसिन एमिनो एसिड। ये क्या करता है, इसको आपके आयोडीन को क्या कर लेता है, ज्वाइंट बाइंड कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे ये एमिनो एसिड की चेन है, ठीक है दोस्तों। अब इसी एमिनो एसिड की पूरी चेन को हम क्या कह रहे हैं, थायरोग्लोबिन, क्योंकि एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये थायरोग्लोबिन फोलिकुलर सेल्स के द्वारा इसके बीच में ल्यूमेन में सिक्रेट होता है, जो कोलोइड कहलाता है। थायरोग्लोबिन, अब इसकी एक एमिनो एसिडिक चेन है थायरोसिन। अब इस थायरोसिन के बीच में क्या जुड़ने लग जाता है, आयोडीन जुड़ने लग जाता है। इसके एक मॉलिक्यूल पे कभी एक साइड पे, कभी दो साइड पे, है ना। तो इस तरह से आयोडीन जुड़ने लगता है। बाकी का एमिनो एसिड क्या हो जाता है दोस्तों, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है, फोलिकुलर, पैराफोलिकुलर, कोलोइड सेल्स। अब मैंने जो आपको बायोसिंथेसिस के T3 T4 कैसे बनता है पहले देखो। पहले तो आयोडीन ट्रैपिंग हुई, जो आप इंटेक करते हैं, 99% केवल आयोडीन आपके उसमें ही काम आता है। फिर उसका सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ थायरोग्लोबिन। अब T3 T4 बनाना है तो उसमें फोलिकुलर सेल्स क्या सिक्रेट करेगी आपके दोस्तों, थायरोग्लोबिन, जो कि किससे मिलकर बनी है, टायरोसिन से। अब आयोडीन, टायरोसिन जैसे आयोडीन से जुड़ेगा तो उसका आयोडीनेशन हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल आयोडीन का और एक टायरोसिन का मॉलिक्यूल मिलता है तो इससे बनता है मोनो आयोडो टायरोसिन। एक मॉलिक्यूल आयोडीन का, एक टायरोसिन का, मोनो आयोडो टायरोसिन। दो मॉलिक्यूल आयोडीन से अगर टायरोसिन का जुड़ रहा है तो वो बनाएगा डाइआयोडो टायरोसिन, डाइआयोडो टायरोसिन। समझेगा? इतना तो समझेगा ना कि टायरोसिन से एक मॉलिक्यूल जुड़ता है तो मोनो आयोडो टायरोसिन, दो मॉलिक्यूल टायरोसिन से जुड़ते हैं तो डाइआयोडो टायरोसिन। अब देखते हैं कि भाई अगर एक मोनो प्लस दो डाइआयोडो, अब T3 बन रहा है देखो, डाई आयोडो टायरोसिन मिलके देखो, दो एक तीन, T3 मतलब थायरोनिन ट्राई
ट्राई बोलेंगे ना इसको, ट्राई आइडोथायरोनिन बोलेंगे। अब थायरोसिन से किसमें होंगे, ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसे हम T3 कह सकते हैं। दो मोलिक्यूल डाईआइडो के, एक डाईआइडो प्लस 2 डाईआइडो, मतलब दो मोलिक्यूल डाईआइडो के मिलकर T4 बनाएंगे, जिसे टेट्रा आइडो थायरोनिन बोलेंगे। तो ये इस तरह से T3 T4 बनता है। और देखा गया है तो T3 T4 में भी सबसे ज्यादा T4 बनता है, पर अगर फंक्शनली बॉडी में जो यूटिलाइज होता है दोस्तों वो T3 होता है। अगर T4 को भी फंक्शन करना होगा सेल्स पे तो वो T3 में कन्वर्ट होगी। T3 मेनली बनता 10% है, पर सबसे ज्यादा फंक्शनिंग T3 की होती है। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन की बात करें तो इसका काम होता है बॉडी के अंदर BMR को बढ़ाना होता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि थायराइड हार्मोन बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन केवल आपके स्केलेटल मसल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट थायराइड हार्मोन आपके फिजिकल मेंटल रिप्रोडक्टिव ब्रेन की डेवलप के लिए आपके थायराइड हार्मोन एसेंशियल है। तभी आपने देखोगे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जैसे चेकअप करानी जाती है तो डॉक्टर पहले थायराइड हार्मोन जरूर टेस्ट कराने बोलता है, क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन अगर मदर में नहीं होगा तो बच्चा मंद बुद्धि पैदा होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो पहले तो इसका एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा इसका BMR को बढ़ाता है। BMR होता है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब अगर इसको डिफाइन करें तो इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन इन द सेल लेवल। अब सेल लेवल पे जो ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ाता है तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन किस में काम आती है दोस्तों, ATP बनाने में। होता क्या कि जैसे TSH हार्मोन रिलीज होता है तो सेल के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है दोस्तों, ये इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है कि सोडियम को तो पोटेशियम को अंदर फेंकता है और बाहर सोडियम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये प्रक्रिया जब होती है तो इससे क्या निकलता है दोस्तों, ATP जनरेट होती है। ATP से क्या बनता है, ADP बनता है। और इस ADP क्योंकि ये जब प्रोसेस होता है तो ATP इसमें खर्च होती है और ADP कन्वर्ट होती है। तो इससे एक बाई प्रोडक्ट भी निकलता है, हीट निकलता है दोस्तों, है ना। तो आपने स्किन, इसके अंदर मैंने एक वीडियो पढ़ी है कि स्किन थर्मो रेगुलेशंस के अंदर दोस्तों देखा होगा कि थायराइड हार्मोन बहुत एसेंशियल है। क्योंकि जब भी आपको कोल्ड, आपकी बॉडी क्या होती है कि लो टेम्परेचर फील होती है, तब तुरंत थायराइड ग्लैंड क्या कर देती है, TSH रिलीज कर देती है, T3 T4 बना देती है। क्योंकि T3 T4 बनेगा तो BMR बढ़ेगी, BMR बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कंजप्शन बनेगी, तो ATP जनरेट होगा, ATP से हीट बनती है बाई प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी ATP बनती है, टूटती है, तो उससे बाई प्रोडक्ट हीट निकलता है। हीट के कारण आपको क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तो इसी कारण से थायराइड हार्मोन आपके थर्मो रेगुलेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या करता है, ये एक तरह से कैटाबॉलिज्म करता है। क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए, तो जो आप इंटेक करते हो वो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ग्लूकोज फॉर्म में सेल के अंदर यूटिलाइज कर देता है। फैट को भी क्या कर देता है, ये तोड़ देता है, फैट से भी क्या निकाल देता है, ये ग्लूकोज निकाल देता है। तो जो थायराइड हार्मोन जिसके भी ज्यादा होता है तो उसके फैट रिस्टोर ही नहीं हो पाती, पतला दुबला से रहता है। प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा था कि ओवरऑल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोटीन का क्या करेगा, एमिनो एसिड से ये बनाएगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। RR इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि BMR बढ़ रही है तो ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन आएगी कहां से, लंग से, तो RR बढ़ गई। इस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन, हर सेल्स पे, तो हार्ट के माध्यम से जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। नॉर्मल माइलिनेशन मतलब न्यूरॉन सिस्टम की माइलिनेशन आपकी बनाने के लिए, माइलिन शीट को, जो एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है उसको बनाने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत एसेंशियल है। और रिप्रोडक्टिव, क्योंकि अगर आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर, लेक ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से वुमेन और मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, लिबिडो, है ना, एमनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड मैंने दोस्तों बहुत इजी वे में बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।